बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। रोज मैं आपको सुनाता हूँ एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर, याद शहर की कहानियां। आज की कहानी का नाम है अरेंज्ड मैरिज। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। दफ्तर में जैसे ही पहुंची तो दूर से बॉस चले आ रहे थे। मैंने गुड मॉर्निंग कहा। वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ ज्यादा ही, जैसे कोई बिल्ली दूध चट कर जाने के बाद अपनी मूंछें हिला रही हो। ऐसा क्या राज था भाई। अपने केबिन में पहुंची तो देखती हूँ कि मेज पे एक लिफाफा रखा है, फूलों का गुलदस्ता, चॉकलेट्स का डब्बा और मेरा फेवरेट चॉकलेट केक। लिफाफा खोला तो यकीन ही नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन हो गया था और सैलरी भी बढ़ा दी गई थी 25%। मैंने अकेले में ये सोची कि कोई देख नहीं रहा है, कॉलेज के दिनों के टाइप का छोटा सा खुशी का डांस किया तो पीछे से बॉस की हंसी सुनाई पड़ी। खड़े खड़े देख रहे थे, बोले कंग्रेचुलेशंस, तुम ये सब डिजर्व करती हो। आज जल्दी घर चली जाना और पार्टी करना सारी रात बॉयफ्रेंड के साथ। हैव फन। हाँ। घर की ओर ड्राइव करते करते मैं हल्के से खुद को टॉन्ट करती हुई मुस्कुरा रही थी। बॉयफ्रेंड। बड़े शहरों में करियर की ऊंची नीची लहर पे तैरते लड़के लड़कियों की किस्मत में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ होते हैं। किसके साथ बांटूं अपनी खुशी। याद शहर छोड़ने के बाद यहाँ आई, नौकरी के पहले 10 साल बस अपनी ही धुन में लगी रही, कुछ करके दिखाना था। जल्दी जल्दी तरक्की हुई, प्यार, बॉयफ्रेंड, इस सब के लिए टाइम ही कहाँ था। 20s की उम्र कब गुजर गई, 30s ने कब दस्तक दे दी, कब मैंने जीन्स और बिजनेस सूट के साथ साथ शौक से साड़ी पहनना भी शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। घर पहुंची मेरी मेड संगीता, जो कि अब मेरी सहेली बन चुकी है, एक खाली प्लेट और चाकू रख के सामने बैठ गई। मैंने केक निकाला, काटा और संगीता ने ताली बजा के बिना कारण जाने क्यों गाना शुरू कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने फैसला किया कि मैं प्रमोशन की खुद को दावत दूंगी। चाइनीज ऑर्डर किया और टीवी देखते हुए देर तक अकेले खाती रही। संगीता मेरा शेड्यूल जानती थी। रात को 9 बजे दरवाजा खटखटा के अंदर आई, बोली, दीदी कंप्यूटर खोल दूं क्या? मैंने कहा हाँ। शादी के वेबसाइट देखने का वक्त आ गया था। ये शादी के वेबसाइट की दुनिया भी कितनी निराली होती है। जैसे आप दूल्हों के सुपरमार्केट में हो और हर एक शेल्फ पे एक एक दूल्हा सजा हो, हर एक का नाम, गुण, अच्छाइयाँ, शौक सामने छपी हो। परखिए, अच्छा लगे तो शॉपिंग की टोकरी में डाल लीजिए और नहीं अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाइए। ये भी मेरी ही तरह तो हैं, सक्सेसफुल, एम्बिशियस, लेकिन अकेले। चेहरों की इस भीड़ में न जाने कब इतने अकेले हो गए हम सब। 30-35 साल की मेरी हर सहेली प्यार की तलाश में है, शादी करना चाहती है, पर कोई मन का नहीं मिलता। 4 साल पहले लंबी विश लेके चली थी कि कैसे लड़के से शादी करेंगी। आज लगता है कि उन्हें कोई भी ठीक ठाक लड़का मंजूर है। बड़े शहरों का अकेलापन बड़े शहर के अकेले लोगों से कितनी बेदर्दी से मोलभाव करता है, आपको अपने मन की कहाँ करने देता है। मैंने शादी के वेबसाइट पे एक बार फिर कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट करने शुरू कर दिए। आज वक्त थोड़ा कम था, जल्दी सोना था। सुबह याद शहर से पापा मम्मी आने वाले थे। नोटबुक निकालने के लिए नीचे का ड्रॉर खोला तो एक पुरानी चिट्ठियों की फाइल हाथ में आ गई। कागज पलटने लगी। सामने एक कागज खोला जो कॉलेज के दिनों में फाड़ के फेंकने वाली थी, पर कुछ सोच के यहाँ रख दिया था। मेरे प्यारे दोस्त निखिल ने, जो मेरा सबसे अच्छा बडी होता था, वैलेंटाइंस डे पे मुझे खत लिख के अचानक प्यार जाहिर किया था। मैंने कभी उसे इस तरह से देखा ही नहीं था और उसने अचानक 100 लाल गुलाबों का गुलदस्ता मेरे घर भिजवा दिया था। मैंने गुस्से में निखिल से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। कितने आशिकों की भीड़ लगी रहती थी उन दिनों कॉलेज में। तब सोचते थे, हाँ, ये आशिक तो आते जाते रहते हैं, जब मन चाहेगा मिल जाएंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। पर तालाब सूख गया। मैं चेहरे देख रही थी कंप्यूटर पे। खुद की ऐसे चेहरों के बाजार में नुमाइश करना आसान काम नहीं होता है।
अपना अहम, अपना ईगो छोड़ के एक लाइन में खड़ा हो जाना पड़ता है। इंटरनेट के इस महास्वयंवर में हजारों लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए इंतजार करना पड़ता है, ये कहते हुए कि हाँ, मैं मानता हूं मैं अकेला हूं, बहुत कोशिश की, कोई साथी नहीं मिला, मुझे अपना साथी चुन लीजिए। मैंने चॉकलेट केक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। अचानक उसकी मिठास भी कड़वी लग रही थी। मैं कब इतनी अकेली हो गई? और क्या सच्चा प्यार नहीं होता अब दुनिया में? क्या मैं हमेशा ऐसे अकेली रहूंगी? उस रात देर तक जागती रही मैं। मम्मी पापा की फ्लाइट 1 घंटा लेट थी। मैं एयरपोर्ट पे बैठी क्रॉसवर्ड करती रही। फोन बजा, मेरे केमिस्ट्री टीचर का था। सक्सेना सर बोले, आ रही हो ना बेटा सैटरडे को? कॉलेज रियूनियन है, हम सब लोग दोबारा मिलेंगे। और बताओ, फैमिली कैसी है, हस्बैंड वगैरह? मैंने कहा, सर वो मेरे पेरेंट्स की फ्लाइट आ गई है, मैं बाद में फोन करती हूँ। पापा मम्मी ढेर सारी चीजें लाए थे याद शहर से, पापड़, मिर्च, नींबू और पता नहीं कौन कौन से अचार। शाम तक मेरी नौकरी, खाना पीना, याद शहर में पड़ोस की गॉसिप, सारी बातें हो गई थी। बस एक वही बात नहीं हुई थी जो इतने घंटों से मेरे और पापा मम्मी के दिमाग में जिद्दी तितली की तरह घूम रही थी, मेरी शादी की बात। आखिरकार पापा ने जिक्र छेड़ ही दिया। 3 नए लड़के थे जिनसे मुझे मिलना था। मैं इस कॉन्वर्सेशन से बहुत पहले तंग आ चुकी थी। क्या दुनिया की बातों से तंग आके वो मुझसे छुटकारा चाह रहे थे? वो मेरे मन के मुताबिक शादी करके मेरी खुशी ढूंढ रहे थे, या अपने मन के मुताबिक मेरी शादी करवा के अपनी खुशी ढूंढ रहे थे? क्या मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, परिवार हो, मैं भी कुशन, पर्दे खरीदूं, घर सजाऊं? लेकिन किसी भी राह चलते आदमी से तो ब्याह नहीं कर सकते ना। फिर बहस हो गई। मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ी। बीच सड़क में गाड़ी खराब हो गई। नई गाड़ी ले रही थी लेकिन लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ था। बेहद बुरे मूड में ऑफिस पहुंची तो बैंक से आदमी आके बैठा हुआ था, फॉर्म भरने लगा। बोला, मैडम आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, मैं बाकी भर दूंगा। फिर 2 सेकंड बाद मुंह उठा के बोला, मैडम मैरिड या अनमैरिड? मन किया ना कि पेपर वेट उसके मुंह पे दे मारूं। हद हो गई यार, जिसको देखो। मुझे पता था कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, फिर भी मैंने उसे गुस्से में कहा, ये फॉर्म आप यहीं छोड़ दीजिए, मैं भर के आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। फिर फोन बजा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी प्रिया, कॉलेज टाइम की सहेली। बोली, तू आ रही है ना रियूनियन में? मैंने कहा, नहीं यार। प्रिया ने कहा, मुझे पता है कि तू क्यों नहीं आ रही है यार, कब तक हम इस सवाल से भागते रहेंगे, चल ना। मैंने कुछ सोचा और कहा, हाँ सच्ची कह रही है तू, चल देखा जाएगा, एक शाम की तो बात है। उस दिन घर वापस लौटी, पापा पेपर पढ़ रहे थे और मम्मी फोन पे थी, शायद मासी से बातें कर रही थी। बोली, वो आ गई है, तू फोन रख, रात को बात करती हूँ। मम्मी चाय के साथ पकौड़े भी लेके आई। मैं समझ गई थी कि कटने के पहले बकरे की खातिर हो रही थी। पापा ने पेपर में कोई खबर पढ़ते हुए कहा, लव मैरिज में डिवोर्स का रेट 60% बढ़ गया है। यह महत्वपूर्ण सूचना भी जाहिर सी बात है मेरे लिए ही प्रसारित की गई थी। पापा ने अखबार किनारे रखा, चाय की एक चुस्की ली, बोले, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना, उन तीनों लड़कों से मिलना है। मुझे बस हुक्म मिला था, जैसे बचपन से हुक्म मिलते आ रहे थे, साइंस मत लो, आर्ट्स लो, म्यूजिक सीखो, भाई के दोस्तों से ज्यादा मत घुलो मिलो। मुझे याद है जब ये नौकरी मुझे मिली थी तो कितनी मुश्किल से पापा मम्मी को मैं मना पाई थी याद शहर छोड़ के आने के लिए। पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि बेटियों के सहारे चलता है ये मुल्क। बेटियां जो माएँ बनती हैं और बहनें जो अपना करियर, अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देती हैं ताकि उनके भाई, हस्बैंड, बेटे आगे बढ़ सकें। पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि शायद बेटियों से ज्यादा समझदार कौम आज तक ऊपर वाले ने बनाई ही नहीं, कि उनको बेटियों पे विश्वास करना चाहिए, ना कि उनकी जिंदगी रिमोट कंट्रोल से चलानी चाहिए। लेकिन मैं अब हार चुकी थी, या शायद मैं अब और लड़ना ही नहीं चाहती थी। आखिर मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया था, अगर वो जिद पे थे कि मैं किसी लड़के से 15 मिनट मिलके सारी जिंदगी उसके साथ बिताने का फैसला कर लूं, तो जरूर कुछ सोच समझ के ही वो कह रहे होंगे। बॉस को ईमेल भेजा कि अगले दिन नहीं आ पाऊंगी। सलवार कमीज पहन के, बिंदी लगा के, चूड़ी पहन के
मैं अगली सुबह दूल्हा फाइनल करने निकल पड़ी। तीनों से मिली। बचपन से आज तक जब भी अपने हस्बैंड के बारे में मन में तस्वीर खींची थी, ये लोग उनमें से नहीं थे। ठीक भी है ना, जिंदगी की जो तस्वीर हम खींचते हैं और जो जिंदगी हमें देती है उसमें फर्क होता है। इसीलिए तो सपने, उम्मीदें, ख्वाब, इन सब नामों की चीजें भगवान ने बनाई हैं। शाम को थक के घर लौटे मैंने दूसरे नंबर के लड़के को बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। उसका नाम तक ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम मम्मी पापा की सबसे बड़ी फिक्र तो मैं दूर करने जा रही थी। उनकी बेटी की शादी होने जा रही थी। प्रिया और मैं उस होटल के सामने उतरे जहां रियूनियन की पार्टी थी। यहां यह कहना जरूरी होगा कि हम दोनों काफी अच्छे लग रहे थे। हॉल के अंदर घुसे तो ऐसा लगा जैसे कॉलेज के पुराने दिन वापस आ गए। थोड़ी देर की झिझक के बाद लोग खुल के हंसने लगे, गले मिलने लगे और एक दूसरे को पुराने नामों से बुलाने लगे। जिसको देखो मुझे वही एक्सपेक्टेड सवाल पूछ रहा था, मिस ब्यूटी क्वीन शादी की कि नहीं? अब मुझे क्या डरना, अब तो जवाब था मेरे पास। मैंने कहा तय हो गई है, बस तारीख फिक्स होनी है। हम सब की हंसी मजाक चल ही रही थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने कहा कांग्रेचुलेशंस। मैं पलटी तो निखिल खड़ा था। वही निखिल जो कभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और जिसने वैलेंटाइंस डे पे मुझे 100 गुलाब के फूल भेज के ऐसा झटका दिया था कि मैंने उससे दोस्ती तक तोड़ ली थी। उस दिन के बाद हम लोगों ने कभी बात नहीं की थी। वो बोला सॉरी, मुझे बाद में पता लगा कि तुम्हें काफी बुरा लग गया, आई एम रियली सॉरी। और उसने मुस्कुरा के हाथ बढ़ा के कहा फ्रेंड्स अगेन। मैंने भी हंस के हाथ मिलाया। मैंने कहा यस, फ्रेंड्स अगेन। बाकी शाम हम लोगों ने एक कोने में बैठ के गप्पे मारने में गुजारी। उसे सब याद था, मैं कैसे जिद करके हॉरर फिल्में देखने जाती थी और डर के पूरे टाइम उसका हाथ भी पकड़े रहती थी। मैं कैसे क्लास बंक करके चाट खाने जाती थी क्योंकि वर्मा चाट भंडार के गोलगप्पे खाए बिना मेरा दिन पूरा ही नहीं होता था। कैसे मैं लाइब्रेरी के बाहर बैठ के गीता दत्त के गाने गाया करती थी उसके साथ। क्यों मैंने इससे रिश्ता तोड़ लिया था? कितने सेल्फिश, कितने खुदगर्ज हो जाते हैं हम कभी कभी। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लोग रहते हैं वो हमें उन्हीं नजरों से देखें जैसे हम चाहते हैं। अगर मैंने निखिल से इतनी बेदर्दी से रिश्ते नहीं तोड़े होते तो आज क्या पता। मैंने शायद किसी मतलब से ही पूछा था उससे, शादी की निखिल? वो किसी बात पे हंस रहा था, हंसते हंसते रुक गया। बोला हाँ, लेकिन उनको मैं रास नहीं आया। तलाक की फाइनल हियरिंग पिछले महीने ही हुई है। मैंने कहा कब तक हो? बोला कल शाम जा रहा हूं, फ्री हो तो बताना, मिलेंगे। फिर न जाने कब वापस आऊं। रियूनियन की पार्टी खत्म हो रही थी। मैंने निखिल से कहा कि मैं उसे उसके होटल ड्रॉप कर दूंगी। रास्ते में खूब बातें किए जा रहा था। शायद मैं सालों के बाद इतना खुल के हंसी थी। बोला यार तुझे आइडिया नहीं कि तूने मुझे कितना काम करवाया था उस वैलेंटाइंस डे पे। तुझे पता है लवर कितने बढ़ गए आजकल याद शहर की पॉपुलेशन में? 2, 5, 8 करके मैंने 20 फूल वालों के पास जाके 100 गुलाब जोड़े थे और तूने वापस कर दिए। चल अब हर जाना भर। कल रात मेरे साथ होटल में खाना खाना, फिर अपनी खटारा में एयरपोर्ट छोड़ देना। भगवान ने चाहा तो एयरपोर्ट पहुंच ही जाएंगे। रात बड़ी धीमी धीमे कटी। गहरी सोच में थी मैं। इतने सालों के बाद मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त फिर से मिल गया था। वो जो कभी मेरा सबसे अच्छा साथी भी था, लेकिन जिसका साथ मैंने ठुकरा दिया था। ऐसा नहीं था कि निखिल के लिए मेरे दिल में अचानक कोई प्यार उमड़ पड़ा था, लेकिन उसके साथ मुझे एक पूरापन, पता नहीं ये शब्द होता भी है कि नहीं, एक पूरापन महसूस हुआ था, तब भी और आज भी। पापा कमरे में आए, बोले संडे को तुम्हें लड़के के पेरेंट्स से मिलना है। मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसल रही थी। शायद इसी को नियति, डेस्टिनी, मुकद्दर, तकदीर कहते हैं। अगली शाम नई गाड़ी आ गई, चमचमाती लाल। मैं दफ्तर से निकली और नई गाड़ी में निखिल के होटल चल दी। क्या ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी? गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे रुकी। मुझको पता नहीं क्या सूझा, सीधे जाने के बजाय मैंने गाड़ी लेफ्ट मोड़ ली। मुझे 100 गुलाब के फूल खरीदने थे।
आपको पता है लवर्स कितने बढ़ गए हैं आजकल यार्ड शहर की पॉपुलेशन में? 2, 5, 8 करके मैंने 20 फूल वालों के पास जाके 100 गुलाब जोड़े और निखिल के होटल के दरवाजे पे पहुंच गई। निखिल मुझे देख के हैरत में पड़ गया। मैंने कहा, निखिल, मैं इस वक्त जिंदगी में मुश्किल जगह खड़ी हूं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और आज मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए हमेशा की तरह अपनी मुश्किल तुम्हारे पास लेके आई हूं, क्योंकि तुमसे बेहतर खुद को मैं भी नहीं समझती हूं। क्या तुम मुझसे अरेंज्ड मैरिज करोगे? मैं मम्मी पापा को समझा लूंगी। तुमसे प्यार नहीं करती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि हर खूबसूरत अरेंज्ड मैरिज की तरह मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या तुम मुझसे अरेंज्ड मैरिज करोगे? निखिल दरवाजा पकड़ के मुझे थोड़ी देर देखता रहा, फिर बोला, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें तब से आज तक बेतहाशा प्यार करता हूं। लव मैरिज के अलावा मुझे कुछ मंजूर नहीं। बस इतनी सी थी आज की कहानी।